Morning students, Oxford Public School welcomes you. Myself Sandeep Nehra, your history teacher. We are studying about lesson 10 colonialism and countryside. We are discussing about बंगाल एंड जमींदार. तो हमने टॉपिक पढ़ लिया है ऑक्शन कैसे होता था बर्डन के अंदर, जो ज़मीन नीलाम की गई थी, प्रॉब्लम क्या थी रिन्यू की, जमींदार क्यों पेमेंट रिन्यू नहीं कर पा रहे थे. अब आपके रहते हैं कि एक तो जोतदार, द राइज ऑफ जोतदार, द जमींदार रेसिस्ट एंड द फिफ्थ रिपोर्ट. रेसिस्ट मतलब कि उन्होंने विरोध कैसे किया. तो पहले हम क्या है, जमींदारों ने ऐसे कौन से मीन्स अपनाए जिनसे उन्होंने विरोध किया या अपनी जमींदारी को बचाए रखा. और फिर जोतदार का उद्देश्य या जोतदार जो नई एक आप कह सकते हो कि कैटेगरी उभर करके सामने आई, उसके बारे में पढ़ेंगे. तो पहले है फर्स्ट कि जो जमींदार है उन्होंने कौन से मीन्स को अडॉप्ट किया, यानी कौन से हथकंडे अपनाए कि उन्होंने अपनी जमींदारी प्रथा को बचा लिया. तो फर्स्ट है दे अडॉप्टेड द स्ट्रेटजी ऑफ फिक्सन सेल ऑफ लैंड. तो जब भी मतलब उनकी जो ज़मीन होती थी जिसको फिक्सन किया जाता था या ऑक्शन किया जाता था, मतलब नीलाम किया जाता था, तो वो क्या करते थे कि अपने ही आदमी बिठा करके, मतलब कि मान लो क्या कि एक ज़मींदार की बोली हो रही है तो वो अपने ही किसी आदमी को बिठा करके उसकी बहुत ऊंची बोली लगवा देता था, हाई रेट्स. मान लो कि 10 लाख की है तो उसके 50 लाख लगवा दिए ताकि कोई और उसको खरीद ना सके. और बाद में क्या, लेटर ऑन दे रिफ्यूज टू पे अब द परचेज मनी ड्यू टू विच द एस्टेट वाज अगेन ऑक्शन. तो इसलिए वो क्या है, जिसने ज़्यादा कीमत लगाई है वो बाद में खरीदने से मना कर देता. इस तरह से फिर दोबारा नीलामी होती, फिर दोबारा ज़मींदार के द्वारा ऐसा ही करवाया जाता. तो बार बार नीलामी होने से या चूकने से क्या है, अंत में जो ज़मीन है वो क्या है, कंपनी के द्वारा कम कीमत के ऊपर दोबारा जमींदार को ही बेच दी जाती या दे दी जाती थी. तो एक तो उन्होंने इस मीन्स को अपनाया, यानी ये हथकंडे अपनाए थे जिससे क्या है वो अपनी ज़मीन को बचा सके. तो लास्ट में क्या है, स्टेट फेल्ट एग्जीक्यूट एंड सोल्ड द एस्टेट एट ए लो प्राइस अगेन टू द जमींदार. यानी लास्ट में क्या है, राज्य या गवर्नमेंट या सरकार या ब्रिटिश भी बोल सकते हो आप, वो क्या है इससे परेशान हो जाते और अंत में कम कीमत के ऊपर जमींदार को ही ज़मीन देते. सेकंड उन्होंने अपनाया कि दे क्रिएटेड होल्डर्स इन द पोसेशन ऑफ द लैंड इफ एनी फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द जमींदार ब्रॉट एन एस्टेट इन द ऑक्शन. तो एक वो क्या करते थे, अगर कोई जमींदारी को बाहर से खरीदने के लिए, जो जमींदारी होती है उसको खरीदने के लिए स्टेट के अंदर जब उनकी ज़मीन की नीलामी हो रही है और ज़मींदारी को बाहर से खरीदने के लिए आया है तो उसको डराया धमकाया जाता था. इसी का एक पॉइंट है द लठियाल. फोर्थ, द लठियाल ऑफ द फॉर्मर जमींदार समटाइम्स अटैक्ट टू न्यू बायर्स. तो उसके ऊपर कैसे डराया धमकाया जाता था उसको, उसके ऊपर जो उनके लठैत होते यानी जो ट्रूप्स वो रखते थे तो उनके द्वारा क्या है उनके ऊपर अटैक कर दिया जाता, जिससे वो क्या है उस नीलामी को छोड़ करके भाग जाते या नीलामी के लिए भय के कारण क्या है आते ही नहीं थे. नेक्स्ट है दे ट्रांसफर्ड सम ऑफ द एस्टेट इन द नेम ऑफ वुमेन एज द प्रॉपर्टी ऑफ वुमेन कुड नॉट बी टेकन अवे. इसके अलावा उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी का एक काफ़ी बड़ा हिस्सा किसके, महिलाओं के नाम कर दिया, चाहे वो उसकी पत्नी हो सकती है, उसकी बेटी हो सकती है, उसकी मदर हो सकती है. क्यों कर दिया था, क्योंकि उस टाइम अंग्रेज़ों में भी एक रूल था कि किसी भी जो वुमेन्स की नाम एस्टेट है, यानी वुमेन के द्वारा एस्टेट चलाई जा रही है, उसको क्या है ऑक्शन नहीं किया जाएगा, यानी कि नीलामी नहीं किया जाएगा, वो उसी के पास रहेगी, चाहे उससे उनको क्या है किसी तरह का लॉस हो रहा हो. आज भी आप देखते हो कि काफ़ी सारी प्रॉपर्टी क्या वुमेन्स के नाम करवा देते हैं पेरेंट्स, ताकि क्या है इस तरह की सिचुएशन हो तो काफ़ी कुछ हद तक क्या मिल जाती है, रिलैक्सेशन मिल जाती है गवर्नमेंट की तरफ से. तो वही सिस्टम क्या है जमींदार भी अपना रहे थे, वो भी अपनी ज़मीन को क्या है ट्रांसफ़र कर रहे थे वुमेन्स को प्रॉपर्टी के रूप में. समटाइम्स द रेयत आल्सो रेस्ट्रिक्ट द एंट्री ऑफ द परचेजर फ्रॉम आयर. तो कई बार तो क्या है रेयत मतलब रेत होता है किसान, फार्मर, कि वहाँ के जो एरिया के किसान होते हैं वो ज़मींदार को चाहते थे या ज़मींदार के कहने पर कुछ पैसे के अंदर वो भी क्या है उसकी एंट्री को मना कर देते कि हम बाहर वाले की एंट्री, क्योंकि उनको पता था कि ये ज़मींदार हमसे इतना रिन्यू इकट्ठा ले रहा है तो हो सकता है दूसरा क्या है स्वभाव का इससे भी बुरा हो, वो इससे भी ज़्यादा ले. तो इसलिए काफ़ी बार रेत ही मना कर देते थे कि नए ज़मींदार को ज़मीन में घुसने नहीं देते थे या उसके लिए मना कर देते. तो ये क्या है मीन्स अपनाए जा रहे थे, अडोप्ट किए जा रहे थे ज़मींदार के द्वारा, ताकि या उनका रेसिस्ट भी बोल सकते हो, उनका विरोध भी बोल सकते हो आप, ताकि इसके द्वारा क्या है उनकी ज़मीन को दोबारा बचाया जा सके. नेक्स्ट है अब क्या है, जब जमींदारों का विरोध हो चुका है तो एक नई कैटेगरी उभर करके सामने आती है जिसको हम जोतदार का नाम देते हैं.
तो इसको आप ये भी बोल सकते हो कि जोतदार होता क्या है, व्हाट इज जोतदार, और उसके पास पावर्स क्या क्या थी या पावर्स क्यों आई उसके पास। व्हेन द जमींदार वेर इन क्राइसिस इन द 18th सेंचुरी, जब 18th सेंचुरी के में जमींदारों के साथ क्राइसिस चल रहा था। एक क्या थे, जमींदार होते थे बड़े, मतलब शहरों के अंदर रहते थे, उसके अंडर में क्या है काफ़ी विलेजेस आते थे, वो इतने को संभाल भी नहीं पाते थे। तो उसके कारण क्या है, जमींदारों का और रैयत का लिंक क्या होता था, काफ़ी कम होता था। तो इसके कारण एक रिच पीसेंट्स की, यानी गाँव के अंदर जो बड़ा क्या होता था, एक बड़ी ज़मीन का जो लैंडलॉर्ड होता था, वो क्या है एक उसकी कैटेगरी उभर करके सामने ये बंगाल के विलेजेस के अंदर, जिसको किसका नाम दिया गया था, जोतदार का नाम दिया गया। तो दिस क्लास ऑफ रिच पीसेंट कम टू नोन एज जोतदार। मान लो कि एक ही गांव है, उसमें क्या है 2000 एकड़ ज़मीन है, तो कोई एक बड़ा क्या है ऐसा भी किसान हो सकता है जिसके पास से क्या है 500 एकड़ या 1000 एकड़ ज़मीन पहले से हो। तो इस तरह से क्या है वो एक तो गांव वालों को सभी को जानता था, दूसरा गांव में उसका वैसे दबदबा होता था, उसके पास ज़मीन ज़्यादा होती थी, ट्रेड वो वहाँ के चलाता था। तो इस कारण क्या है वो पावरफुल भी हुआ। दे हैड कंट्रोल ओवर द वास्ट एरिया ऑफ लैंड, तो वो काफ़ी बड़े एरिया के ऊपर अपने आसपास के क्या कंट्रोल करता था। समटाइम्स दे हैड इवन ए कंट्रोल हो मैनी थाउजेंड एकर्स ऑफ लैंड, यानी कई हज़ारों भूमि के ऊपर भी क्या है वो कंट्रोल करता था। दे इवन कंट्रोल इवन ट्रेड एंड मनी लेंडिंग, इसके अलावा वो वहाँ पर व्यापार भी करता था आसपास गाँव के अंदर। और मनी लेंडिंग यानी ऋण वगैरह भी देना, मान लो किसी रैयत को ज़रूरत है, कोई वहाँ पर बीमार हो जाता है या मैरिज वगैरह है, तो उसके लिए मनी लेंडिंग का काम भी कौन करता था, वही जोतदार करता था। मतलब जो गांव का एक बड़ा आप जमींदार भी बोल सकते हो उसको, उसी गांव का जो जमींदार पहले कहा जाता था वो कई गांव का होता था और शहर के अंदर रहता था। जैसे एग्जांपल दे देता हूँ कि मैं मान लो कि एक डिस्ट्रिक्ट का कोई एक तो मालिक बनाया गया हो, उससे लिंक लोगों का कम होगा, बल्कि एक गांव का सरपंच होगा उससे लिंक क्या होगा ज़्यादा होगा। तो वही सिस्टम यहाँ पर था। तो इसके कारण वो जो थे जोतदार थे वो जमींदारों से पावरफुल हो गए। तो कुछ पॉइंट्स भी लिखे हैं। दे लिव्ड इन विलेज दियर दे हैड ए लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ एनी विलेज। एक तो वो क्या रहते थे, गांव के अंदर ही रहते थे, ठीक है, वो शहरों में ही नहीं रहते थे। तो जिसके कारण जो गरीब गांव के किसान थे रहते थे, उनके एक बड़े वर्ग के ऊपर नियंत्रण था। क्यों था, उनको ब्याज वगैरह के ऊपर पैसा देता था, उनकी हेल्प करता था, तो इसलिए उनके ऊपर काफ़ी हद तक क्या था उनका कंट्रोल होता था। नेक्स्ट, दे अपोज द एफर्ट ऑफ द जमींदार टू इंक्रीज द जामा ऑफ द विलेज। जामा मीन्स है जो लगान लगाया जाता था जमींदार के द्वारा, जो टैक्सीज के रूप में, आपने लगान फिल्म में भी देखा होगा, वो डायरेक्ट अंग्रेज़ों के द्वारा है। ये उस समय जमींदारों द्वारा लगाया जाता था, क्योंकि परमानेंट सेटलमेंट के अंदर क्या है जमींदार अंग्रेज़ों को तो एक फिक्स सैलरी के रूप में या एक फिक्स देता था कि इतने पैसे आपको देने ही देने हैं, एग्रीकल्चर कितनी भी हो। तो दे अपोज द एफर्ट ऑफ द जमींदार टू इंक्रीज द जामा ऑफ द विलेज। तो अगर लगान बढ़ाने की बात आती तो वो क्या है किसानों के साथ खड़े होते थे जोतदार कि ये लगान नहीं बढ़ाना, क्योंकि तब तक तो वो भी खुद भी क्या दे रहे थे, लगान दे रहे थे। दे मोबाइल रेयत टू डेलिबरेटली डिले पेमेंट ऑफ रिन्यू ऑफ द जमींदार। तो जब क्या है जमींदार को जो राजस्व होता था उसकी पेमेंट करनी होती थी, तो उसको डिले किया जाता था, क्योंकि कई बार बारिश हो जाती है, कि ज़्यादा बारिश हो जाती है, कई बार अकाल पड़ जाता है। तो उस सिचुएशन के अंदर क्या है काफ़ी प्रॉब्लम आती। तो वो भी क्या है रेत को मोबाइल करने के लिए या तो बाहर भेजने के लिए या उसको कर्जा देने के लिए भी क्या है वो रेत ही काम करते थे। दे कंट्रोल द लोकल ट्रेड एंड मनी लीडिंग, वो क्या है लोकल ट्रेड और मनी लीडिंग भी करते थे, जिसके कारण उनका कंट्रोल होता था विलेजेस के ऊपर। नेक्स्ट है दे हैड कंट्रोल ओवर सर्वल एरिया ऑफ लैंड, दे हैड परचेज लैंड इवन द एस्टेट ऑफ द जमींदार्स वर बीइंग ऑक्शन फॉर फेलियर टू मेक पेमेंट ऑफ राजस्व। तो अब जमींदारों की क्या हो रही थी, जमीन ऑक्शन हो रही थी। तो उस सिचुएशन के अंदर वो जोतदार सिर्फ उस गांव की, वो पूरी नहीं लेते थे, सिर्फ उस गांव की ज़मीन क्या ले लेते थे, खुद परचेज कर लेते थे कि अंग्रेज़ों को या किसी को भी है वो उन्होंने क्या है ज़मीन को परचेज कर लिया और लगान वो खुद देंगे। तो वो क्या है जमींदारों की जो ऑक्शन हो रही थी एस्टेट यानी ज़मीन को जब नीलाम किया जाता था उसको खरीद रहे थे। तो ये क्या थी सिचुएशन थी, जिसके कारण एक नई कैटेगरी उभर करके यहाँ सामने आई जिसका नाम जोतदार था। तो अब क्या है अंग्रेज़ों ने ये जो प्रणाली चलाई गई थी बंगाल के अंदर, बाकी इंडिया के ऊपर भी कंट्रोल होता जा रहा था। अब मुंबई के ऊपर यानी जो आज का महाराष्ट्र और गुजरात है उसको पहले मुंबई प्रांत बोला जाता, तो उसके ऊपर भी हो चुका था
लेकिन फिर भी उन्होंने इस परमानेंट सेटल से अच्छी इनकम होने के बाद भी वो अन्य एरिया के अंदर इसको या बंगाल से बाहर इसको क्यों नहीं फॉलो करना चाहते थे। तो इसके दो रीजन थे, नो शेयर इन इंस्टेंट इनकमिंग। तो इसमें क्या है, इन्होंने कहा था कि जो इसके साथ मतलब बढ़ी हुई इनकम वगैरह है तो उसमें कोई शेयर नहीं था अंग्रेजों का। जैसे कि इन्होंने दे रखा कि 1810 के पश्चात क्या है, एग्रीकल्चर के प्राइस बढ़ चुके थे। अब क्या थे, पैसे तो उन्होंने फिक्स कर रखे थे कि जमींदार तो उनको क्या देंगे, परमानेंट सेटलमेंट के अंदर एक फिक्स पेमेंट देंगे, लेकिन अगर रेट बढ़ जाते हैं तो क्या हो जाते थे, अब जो मुनाफा होता था वो किसको बच रहा था, ज़्यादा जमींदारों को बच रहा था। तो इसलिए क्या है, अंग्रेज अपनी इस इनकम को बढ़ाने के लिए भी क्या है, एक नया सिस्टम स्टार्ट करना चाहते थे। ठीक है, इसलिए वो क्या है, उन्होंने जब क्या है नेक्स्ट सेंचुरी के अंदर 19th सेंचुरी के अंदर वो बाकी इंडिया के ऊपर भी अपना कंट्रोल कर चुके थे, तो उन्होंने इस सिस्टम को लागू नहीं किया। नेक्स्ट, इम्पैक्ट ऑफ द आइडिया ऑफ डेविड रिचार्डो। तो डेविड रिचार्डो कौन थे, जिन्होंने रियायतवाड़ी सिस्टम चलाया, जो आगे जिसके बारे में पढ़ेंगे। तो उसके विचारों से भी क्या है, ब्रिटिश गवर्नमेंट काफ़ी प्रभावित थी। वो एक काफ़ी फेमस इकोनॉमिस्ट था और उसका था कि हम लैंड ओनर से जो ज़मीन लेते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि एक कैटेगरी ऐसी है जो सिर्फ रेंट के ऊपर जी रही है, यानी रेंटल इनकम है, यानी उसको हम ये कह सकते हैं कि किराएदार के रूप में ही उसका क्या हो रहा है, गुजारा हो रहा है। यानी वो क्या है, आगे ज़मीन किराए के ऊपर दे रही है और उसके बदले में इनकम या पैसा जो है वो ज़मींदार का रहा है और अंग्रेज़ों को एक परमानेंट सेटलमेंट के रूप में क्या है कुछ दे रहा है। तो इसलिए उन्होंने क्या है एक नए सिस्टम से इंट्रोड्यूस करवाया जिसको रैयतवाड़ी सिस्टम का नाम देते हैं, जिसके बारे में आगे डिटेल से पढ़ेंगे। और बॉम्बे और डेक्कन के जो एरिया था, डेक्कन मतलब जो इंडिया के सेंट्रल के अंदर पड़ता है, एमपी वगैरह के पास, और बॉम्बे जो प्रांत था जो महाराष्ट्र और गुजरात है आज का, उस एरिया के अंदर क्या है डायरेक्टली सेटलमेंट जो है या रैयतवाड़ी सेटलमेंट किससे, डायरेक्ट रेयत से की गई कि हम सिर्फ रियोत मतलब किसान से ही उसका एक बड़ा हिस्सा लेंगे, ज़मीन जो उसको दे दी। मान लो कि वो क्या है एग्रीकल्चर कर रहा है, उसको 10 क्विंटल होता है तो उसका एक हिस्सा जो भी फिक्स किया गया था कि 5 क्विंटल या 3 क्विंटल 2 क्विंटल, वो हिस्सा क्या है वो लेंगे, चाहे वो रेट बढ़े या कम हो। तो इससे क्या है मुनाफा उनका बढ़ता और घटता रहेगा। तो इस सिस्टम को क्या है दो नाम दिए गए, कई जगह रैयतवाड़ी सेटलमेंट भी कहा गया, कई जगह क्या है इसको टेम्परेरी रिवेन्यू सेटलमेंट के नाम से भी जाना है। ओके, थैंक यू। इसका लास्ट टॉपिक रहता है 5th हमारी जो है रिपोर्ट के बारे में, तो उसके बाद ही रैयतवाड़ी सिस्टम स्टार्ट होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या है 5th रिपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।